अच्छा जी। सो I'll just finish. I think Dr. Rabia का क्वेश्चन था शायद, तो I'll finish that, then I'll come to Dr. Hamad's question. तो ग्राफ्ट की असेसमेंट के ऊपर क्लिनिकल हमने बातें की, फिर आपसे रेडियोलॉजिकल बातें भी हमने थोड़ी की, जिसमें आपके पास चॉइस है ऑफ 2 एक्सरेज। नंबर 1, आप एक अपर स्टैंडर्ड ऑक्लूजल करवाओगे जिसपे आप ये किंडलहैन एंड बर्गलैंड का जो क्राइटेरिया है आप वो उस पर अप्लाई कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, अगर आप 6 मंथ्स तक वेट नहीं करना चाहते, या लेट सपोज आपको मैंने कहा भी कि ऑटोलोगस ग्राफ्ट जो है वो तकरीबन 3 मंथ्स के अंदर वो हील हो जाते हैं, तो एंड कैनाइन को भी आपने 3 to 6 मंथ्स के टाइम में आप उसकी मूवमेंट स्टार्ट करवा सकते हो इनटू दी ग्राफ्टेड बोन। सो अगर आप तकरीबन 3 मंथ्स के टाइम पे एक पेशेंट की सीवीसीटी करवाओ, तो उस पर भी यू कैन ऑल्सो जज के ग्राफ्ट की क्या पोजीशन है। यू कैन इवन डू द सीबीसीटी अर्लियर जस्ट टू सी के इमीडिएटली पोस्ट ऑप भी आप सीबीसीटी करवा सकते हो, जस्ट टू सी के भाई आपने जो ग्राफ्टिंग की है वो कैसे की है आपने। तो ग्राफ्टिंग के लिए ये मेरे एक सीबीसीटी पे वर्कशॉप थी जिसकी वीडियोस मैं शेयर कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप यू वांट टू गो थ्रू दैट होल सीबीसीटी कोर्स, आई हैव अपलोडेड इट ऑन माय यूट्यूब चैनल, तो उससे आप देख सकते हो। सो ऑटोग्राफ्ट्स अगर हुए हैं तो सीबीसीटी पे वो आपको ऑब्वियसली सराउंडिंग नॉर्मल कॉर्टिकल बोन की तरह ही नजर आएंगे। एलोप्लास्ट जो हैं वो, क्योंकि उसमें डिफरेंट साइजेस ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं, तो वो कुछ एरिया में आपको हाइपोडेंस नजर आएंगे, कुछ एरिया में हाइपरडेंस नजर आएंगे। एंड इफ यू हैव टेकन बोवाइन बोन xenografts लिए हैं तो वो यूजुअली ज्यादा होमोजेनसली हाइपोडेंस होते हैं। तो xenografts आर टिपिकली D5 लेवल की बोन होती है वो। ठीक है, तो लेट्स सी कि आपको उसमें नजर किस तरह आएंगे, ग्राफ्ट साइड की आप असेसमेंट कैसे करोगे। तो नंबर 1 आपने देखना है कि ये तो खैर मैंने इम्प्लांट्स के लिए वो किया था, तो आप इसमें मैं बार बार सॉकेट का नाम इस्तेमाल करूंगा, बट यू कैन इमेजिन कि सॉकेट की जगह आप इसमें क्लेफ्ट्स के ऊपर अप्लाई कर लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी कि भाई जो क्लेफ्ट का जो साइज है और शेप थी वो लाइक मेंटेन्ड है या नहीं मेंटेन्ड। अगर नहीं मेंटेन्ड तो मतलब यू हैव लॉस्ट योर ग्राफ्ट समवेयर, या इसके ऊपर कोई प्रेशर वगैरह कहीं से आया है और वो बोन जो है उसको अपनी जगह पे मेंटेन नहीं रखा गया। फिर आपने देखना है कि ग्राफ्ट साइट होमोजेनस है नजर आ रही है, उसमें कोई आपको वॉइड्स वगैरह तो कहीं नहीं नजर आ रहे, कोई सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटीज तो आपको नहीं नजर आ रही। तो इसमें अगर आप देख लें ये जो राइट पे टॉप पे जो पिक्चर है, तो दिस वाज द डिफेक्ट, ये जो मैं अभी अपने माउस के साथ जो है ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज ऑल ऑफ द ग्राफ्टेड बोन। तो यू कैन सी के इट इज ऑलमोस्ट होमोजेनसली हाइपरडेंस है, इसमें आपको कोई वॉइड्स नजर नहीं आ रहे, ग्राफ्ट और डोनर बेड के दरमियान कोई स्पेस नजर नहीं आ रही, वहां कोई आपको हाइपोडेंसिटीज वगैरह नहीं नजर आ रही है। तो दिस इज लाइक इट शोज कि आपने अच्छी तरह ग्राफ्ट को पैक किया हुआ है एंड उसने अपनी शेप वगैरह मेंटेन की हुई है। एनी पार्ट ऑफ द ग्राफ्ट विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन ग्राफ्ट, ये भी आपको सीबीसीटी पे ही नजर आएगा, एंड टाइट कॉन्टैक्ट ऑफ द ग्राफ्ट विद द नेटिव बोन। तो ये 4-5 चीजें आप सीबीसीटी पे जज कर सकते हो टू सी कि भाई हाउ वेल हैव यू डन द EVG ऑफ द पेशेंट। ठीक है, तो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो होता है वो यही है कि ग्राफ ने कोई स्टेबल बाउंड्री अचीव कर ली है या नहीं अचीव की। तो अभी मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा देता हूँ। इस वाले पिक्चर में अगर आप देखें तो द ऑब्वियस डिफेक्ट यू कैन सी है इसके ऊपर से, तो चलें ग्राफ्टिंग अच्छी हुई है, यहाँ सेंट्रली इट इज आल्सो हाइपरडेंस व्हिच इज वेल एंड गुड, बट देखें यहाँ आपको एक अच्छी खासी जबरदस्त सी हाइपोडेंसिटी नजर आ रही, इट मींस द ग्राफ्ट जो है वो प्रॉपरली पैक नहीं हुआ अगेंस्ट द नेटिव बोन, तो यू हैव अ ह्यूज गैप ओवर हियर। तो मतलब ये ग्राफ्ट जो है ये ओवर टाइम नीचे सिंक कर सकता है, और यहाँ जो आपने हाइट अटेन की हुई थी तो हाइट में डिप्रेशन जो है वो पेशेंट में आ जाएगी, so you will lose the height that you took with the graft। अच्छा, एक और इसमें मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, इसमें भी अगर आप देख लें सो यू कैन क्वाइट क्लियरली सी, तो खैर बेसिकली साइनस लिफ्ट में ग्राफ्टिंग की पिक्चर है। तो दिस इज वो विंडो अप्रोच की थ्रू किया गया है, तो दिस इज द विंडो जो बनाई गई थी, वो बोन को हटाया नहीं गया, इट इज स्टिल अटैच्ड टू द साइनस मेम्ब्रेन, और इसके खिलाफ द ग्राफ्टिंग हैज बीन डन। सो अगेन यू कैन सी अच्छा खासा डेंस पैकिंग हुई है, अच्छा टाइट कांटेक्ट है, नो हाइपोडेंसिटीज एज सच, एंड इस एरिया ने अपनी शेप भी मेंटेन की हुई है। हाउएवर ये भी हो सकता है कि आपका ग्राफ डिस्प्लेस हो जाए इनटू द साइनस, तो देखें ये मैक्सिलरी साइनस के अंदर यू कैन सी द ग्राफ जो है उसने शेप मेंटेन नहीं की एंड इट हैज गॉटन डिस्प्लेस्ड, तो ये अब साइनस के अंदर चला गया।
तो अगर आप क्लेफ्ट के पेशेंट में ये इमेजिन करो तो प्रॉब्ली यू माइट, अगर वो क्लेफ्ट नेजल रिपेयर आपका अच्छा नहीं हुआ था, वाटर टाइट आपका नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि द ग्राफ्ट जो है वो आपको शायद यहाँ टर्बिनेट से इस एरिया में कहीं हो सकता है जाके नजर आ जाए। सो दैट वुड बी अ साइन कि यू हैवंट डन द ग्राफ्टिंग प्रॉपर्ली। सो ये सीबीसीटी से एक ओपीजी उन्होंने निकाली है, तो उसमें भी आप देख सकते हो ये वो सेंट्रल साइनस है, नेजल सेप्टम है, एंड दिस इज द साइनस। तो उसमें आप देख सकते हो यहाँ तक तो वो है साइनस का नॉर्मल एयर का सिग्नेचर है, बट यहाँ देखें आपके पास यू कैन सी दैट ग्राफ जो है वो अपनी जगह से हिल गया है एंड वो साइनस के अंदर आ गया, अच्छी खासी साइनस फिल की हुई है। सेम थिंग ऑन दिस साइड ओवर है, देखें पूरा साइनस ओपेसिफाइड है एंड साइनस में ग्राफ जो है वो फ्रीली पड़ा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग यू कैन डू इमीडिएटली इन द पोस्ट ऑप पीरियड, और फिर आप तकरीबन 3 to 6 months के पीरियड में भी आप कर सकते हो फॉर द पेशेंट। ठीक है, so this is how you can assess the graft, and sure, let me come to back to our presentation. सर, जी, अगर इमिडिएटली में सीबीसीटी करवाया है और फिर ये मतलब पूरा साइनस कवर कर रहा है, सो मतलब आपकी व्हाट्स द आवाज इलेक्ट्रॉनिक हो मैनेजमेंट? गई है डॉक्टर साहब। और अगर हमें डॉक्टर साहब, आपकी वॉइस वॉइस आपकी जी इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, तो सर, अब भी आवाज आ रही है? इट्स स्टिल इलेक्ट्रॉनिक समवट, आई एम सॉरी। आप अपना क्वेश्चन उसमें शेयर कर लें, चैट बॉक्स में वो कर दें। ओके सर। जी, तो आई थिंक दैट विल बी मोर हेल्पफुल। अच्छा, उस तक मैं जो है दूसरा क्वेश्चन जो था डॉक्टर हमाद का, वो मैं वो कर लेता हूँ, एड्रेस कर लेता हूँ। लेट मी जस्ट सी उनका क्वेश्चन था क्या। पोस्ट ऑप केयर ऑफ एबीजी पेशेंट। अच्छा, आई कैन टेल यू जो हमारे सेंटर में होता था, आप वो कोट कर सकते हो अगर आप इस पे कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाह रहे हो, तो आई ट्राई टू लुक अप सम मटेरियल ऑन इट एंड फिर वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। हमारा प्रोटोकॉल सिस्टम में, हमारे सेंटर में प्रोटोकॉल ये होता था कि जैसी ही एबीजी होती थी तो एट द सेम टाइम हम उस वक्त पेशेंट को एनजी ट्यूब जो है वो हम पास कर देते थे। ठीक है, एनजी ट्यूब हम पास कर देते थे एंड पेशेंट को ऑब्वियसली सारी फीड टिल एटलीस्ट 10 days to 2 weeks जो है, जब तक वो वहाँ सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग नहीं होती थी, उस तक हमने पेशेंट के लिए एनजी जो होती थी वो हमने रखी होती थी। एनजी थोड़ा एक पेशेंट में पास करना मुश्किल होता है, तो जिस वक्त आप उसका रिपेयर कर लो, एबीजी का रिपेयर कर लो एंड लाइक वंस यू डन विद द रिपेयर, तो बिफोर द पेशेंट रिकवर्स आप जो है उसकी पेशेंट को एक नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब आप पास कर लेते हो। इसके अलावा इफ़ यू टेकन द इलियक क्रेस्ट, तो क्योंकि प्रोडोमिनेटली वही लिया जाता है, तो हम पेशेंट पे एक बीपी केन जो है उसका एक वायल ऑर्डर कर लेते थे, which is basically BPV cane, and we used to inject it into the donor site. ठीक है, एज यू नो पोस्ट ऑप इन पेशेंट्स में अच्छा खासा पेन भी होता है एंड देयर इज गेट डिस्टर्बेंस एज वेल, सो हम उसी वक्त उनको बीपी केन लगा देते थे। बीपी केन राउंड अबाउट गिव्स यू कोई 8 to 12 आवर्स ऑफ सॉफ्ट टिश्यू एनेस्थीसिया आपको दे देता है, तो दैट इज समथिंग यू कैन लीव इन देयर इन, वो आप इंजेक्शन लगा सकते हो कि पहला दिन या पहली रात जो है पेशेंट की जो है वो आराम से गुजर जाए। फिर उसके बाद ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस एज नॉर्मल, पेशेंट को एक सुपर सॉफ्ट टूथब्रश आप एडवाइस करो कि उसके साथ वो बेशक ब्रश करे, इमीडिएटली तो ना करे ऑब्वियसली, जस्ट एटलीस्ट फॉर अ डे और टू वो कम से कम ना करे, उसके बाद फिर वो स्टार्ट कर सकती है। You can put the patient on any mouthwash that you deem which is readily available in your areas. वही बात कि आपने पेशेंट को इसके साथ स्विशिंग और स्पिटिंग के लिए नहीं कहना, आपने उसको सिर्फ कहना है कि इसको मुंह में बस थोड़ा बहुत फिराना है, एंड देन यू जस्ट ओपन योर माउथ एंड लेट द
माउथ वॉश फ्लो आउट इटसेल्फ, आपने फोर्सफुली स्पिटिंग वगैरह नहीं करनी। इसके अलावा जो सारी आप साइनस प्रिकॉशंस आप देते हो पेशेंट को, वो आपने पेशेंट को देनी होती हैं। एंड यू कैन एबीजी के लिए अगर आपने उसको पहले से प्री ऑप या सॉरी पर ऑप आपने कोई एंटीबायोटिक देनी है तो यू कैन स्टार्ट द पेशेंट ऑन दैट, और उसको आप पोस्ट ऑप उसी तरह उसको जो है 1 वीक के लिए एटलीस्ट कंटिन्यू रखें। ठीक है। मीनवाइल इस दौरान में जब वो इस तरह हफ्ता 2 हफ्ते के बाद आएगा तो यू कैन क्लिनिकल साइंस जो मैंने आपको बताया टू जज दी डोनर साइट, द ग्राफ्टिंग साइट, वो दोनों आप जो है वो आप चेक कर सकते हो। एंड एनजी जो है वो आपने अराउंड अबाउट 2 वीक के मार्क पे फिर आप उसको रिमूव कर लो। टू टेल द पेशेंट टू स्टार्ट अ सॉफ्ट डाइट। कुछ जगहों में ये भी लिखा हुआ है कि आप एबीजी के साइट के ऊपर जो है आप वो इंट्रोड्यूस, यू कैन पुट इन एन एक्रिलिक प्लेट आप लगा लो ताकि वो किसी खाने वगैरह है उसी इस चीज से ना लगे। हम अपने सेंटर में हमने कभी ये चीज नहीं देखी, हो सकता है किसी और का इस रिलेटेड एक्सपीरियंस हो, बट वो बेसिकली वो एक्रिलिक प्लेट विल एक्ट सॉर्ट ऑफ लाइक, आप कह दो एक मेम्ब्रेन विच माइट सॉर्ट ऑफ मेंटेन द शेप ऑफ द ग्राफ्ट बेसिकली। ठीक है। सो दैट इज एन ऑप्शन, वो आप पर ऑप भी कर सकते हो, आप पोस्ट ऑप भी कर सकते हो। हमने कभी अपने सेंटर में जो है वो हमने नहीं की। So predominantly this is what we used to do in our center. 2 वीक्स के बाद जब हम एनजी हटा देते थे फिर हम पेशेंट को ऑर्थो वालों के पास भेज देते थे कि वो उसमें फिर जब भी उन्होंने कैनाइन की मूवमेंट स्टार्ट करनी है या जो भी करना है फिर बाकी काम उसमें वो करें, एंड ऑब्वियसली देन प्लान द पेशेंट अकॉर्डिंगली फॉर फ्यूचर ऑर्थोग्नाथिक क्या कहते हैं सर्जरी के लिए। सो बाकी सारा काम इसमें तकरीबन ऑर्थो वालों का होता था। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। पेशेंट इंस्ट्रक्शंस में इसमें वही आएंगी ना, तो इसलिए मैंने इसमें आपको एक्रिलिक प्लेट की बात की कि आप सॉर्ट ऑफ एक आरपीडी सा बना दो जो वो साइड के ऊपर पेशेंट रखेगा, नीचे उसके नीचे आप सॉफ्ट लाइनर के साथ लगा सकते हो ताकि वो खुद ग्राफ्ट साइड के ऊपर प्रेशर ना डाले और खुद ग्राफ्ट साइड की में डिस्प्लेसमेंट वगैरह ना कॉज करे। तो ऑब्वियसली आप पेशेंट को बताओगे कि लिप को ना इवर्ट करे, और खुद भी पेरेंट्स भी को भी मना करें कि ये ग्राफ्ट साइड को आपने बार बार नहीं देखना, एंड साइनस रिलेटेड जो भी प्रिकॉशंस थी वो सारी आपने पेशेंट को बता देनी है। ठीक है। अच्छा, सो आई होप डॉक्टर हमाद आपका क्वेश्चन भी इससे आंसर हो गया होगा। So we have two more questions. What is the management if we get graft failure immediately or even delayed? And what if the graft has displaced into the sinus? Is there any criteria or level the graft, that graft filled sinus? इस क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आई है, ये इसको अगर आप दोबारा से एक्सप्लेन करें, व्हेन टू रीडू द ग्राफ्टिंग। अच्छा, इसके ऊपर मैं आता हूँ। आई टेल यू, हमारे पास एक इस तरह का केस आया था प्राइवेटली। उसमें इस तरह था कि वो केस हमने कॉम्बिनेशन में किया था विद प्लास्टिक सर्जन्स। तो दैट वाज आई थिंक 13 और 14 ईयर ओल्ड बॉय था जिसका बायलैटरल क्लेफ्ट था। एक साइड उसकी हील हो गई थी, दूसरी साइड उसकी ठीक नहीं हुई थी, उसमें जो था उसका ग्राफ्ट फेल हो चुका था। वी वर नॉट श्योर कि इनका फर्स्ट वो क्या लिया गया था, उनके पास वो रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं थे कि फर्स्ट ग्राफ्टिंग साइट उनकी कहाँ से ली गई थी। सो द प्लास्टिक सर्जन वी कॉल्ड, ही सेड कि हमने उनको रेफर किया, उन्होंने कहा कि इसमें हम दोबारा से इलियक को ले लेंगे। तो वी वर लाइक ठीक है, दोबारा से हम इलियक को वो के लिए प्लान हमने कर दिया पेशेंट को। सो व्हेन वी हमने साइट ओपन की, हमने डोनर बेड सॉरी ग्राफ्टिंग साइट को हमने ओपन किया, और उस वक्त जब हम मैंने देखा तो व्हेन द प्लास्टिक सर्जन ओपन द इलियक क्रेस्ट, तो उस एरिया में उसको कोई कुछ कैंसरस बोन या ऑलमोस्ट मिनिमल कैंसरस बोन उसको मिली। तो इट मींस इसमें प्रॉब्ली पहले इसी एरिया से ही उन्होंने शायद इलियक लिया हुआ था, बट प्रॉब्ली या तो वो उसका सर्जरी का स्कार इतना प्रोमिनेंट नहीं था, या मे बी द सर्जन जो था उसने शायद ख्याल नहीं किया। तो सिंस ही हैड ऑलरेडी ओपन दैट इलियक क्रेस्ट को उसने ओपन किया हुआ था, तो व्हाट ही डिड वाज कि ही टुक समथिंग लाइक
अरॉन्जर कह दें या बोन निबलर जो होता है, और उन्होंने उसी से इलियक क्रेस्ट का जो कॉर्टिकल पार्ट था उसको उसमें छोटे छोटे पीसेस करके उसके लिए क्रेस्ट से तोड़ा, एंड वो हमने उसमें लगा दिया. So we do not put in cancellous bone, which is probably, as you know, cancellous bone जो है वो favorable होती है, cortical bone की pieces जो है वो obviously favorable नहीं होते. So round about at 1 month या 2 months तकरीबन post op patient जो था वो हमारे पास आया कि जी मुझे नेजल वो बहुत कम महसूस हो रहा है, बट मुझे लग रहा है कि इसमें से कुछ पीसेस निकल रहे हैं जहां मेरा क्लेफ्ट था. सो जब हमने एग्जामिन किया उस वक्त तो हमें सिर्फ एक रेसिडुअल फिस्टुला टाइप सा मिल रहा था, बट इसके अलावा हमें कुछ वी कुड नॉट सी एनी बोन पीसेस. तो फिर पेशेंट ने खुद अपने हाथ में से हमें एक दो पीसेस निकाल के दिखाए, तो दैट लुक्ड लाइक नेक्रोज्ड बोन. तो उस वक्त तो खैर हमने सिर्फ पेशेंट को मेडिकेट किया. वी थॉट कि भाई सारा ग्राफ्ट शायद प्रॉब्ली फेल नहीं हुआ है, मे बी जस्ट अ कपल ऑफ पीसेस फेल हुए हैं, वो उनकी अपटेक नहीं हुई. बट उसके बाद अनदर 1 और 2 वीक्स के बाद फिर पेशेंट दोबारा आया, एंड उस वक्त फिर क्लेफ्ट में हमें बाकायदा वी वर एबल टू टेक आउट मल्टीपल लार्ज पीसेस ऑफ बोन, जो हमने वहां से उसमें से फिस्टुला के एरिया में से हमने क्लेफ्ट के एरिया में से हमने निकाले. सो उस केस में क्योंकि ऑलरेडी इलियक हो चुकी थी, एंड हमारे पास उन दिनों में बाकी साइट से एज सच बोन लेने का ट्रेंड नहीं था, तो देन वी रेफर्ड द पेशेंट एल्सवेयर. तो ऑब्वियसली इस केसेस में आप यू हैव टू वेट कि नंबर वन, एक तो वहां से इन्फेक्शन वगैरह सबसाइड हो जाए. उस एरिया को ऑब्वियसली आपने पहले ओपन करना था, देखना था कि भाई हाउ मच ऑफ द ग्राफ्ट हैज बीन टेकन अप, क्योंकि उन दिनों में ना हमारे पास सीबीसीटी होती थी ना कुछ होता था. सो वी वेटेड फॉर अबाउट आई थिंक मे बी 3 months और समथिंग, एंड उस एरिया में को जितना हम डिप्राइड कर सकते थे अंडर लोकल एनेस्थीसिया हमने उसमें से वो ग्राफ्ट फेल्ड ग्राफ्ट्स निकाले, and then we referred them to someone else for redoing the alveolar cleft. तो इसमें से देखें ऑब्वियसली वही बात कि तकरीबन 3 months तक यू शुड वेट कि नंबर वन, एक तो उसमें से सारी जो नेक्रोज्ड बोन है जो जिसकी अपटेक नहीं हुई वो आप हटा दो. नंबर टू, वहां अगर उस नेक्रोज्ड बोन की वजह से कोई इन्फेक्शन हुई है वो रिजॉल्व हो जाए. सॉफ्ट टिश्यू प्लायबिलिटी आपको पता है ऑलरेडी क्लेफ्ट पेशेंट्स में कॉम्प्रोमाइज होती है, तो जल्दी जल्दी इसमें आप दोबारा काम वैसे भी नहीं कर सकते हो. सो इट्स बेटर यू वेट फॉर द इन्फेक्शन टू सबसाइड, फाइब्रोसिस थोड़ी समवट अगर कम हो सकती है कम हो जाए, तो राउंड अबाउट आई वुड से एट द 3 to 6 months मार्क में आप इस पेशेंट में दोबारा से फिर ग्राफ्टिंग जो है वो आप कर सकते हो. ठीक है. अच्छा, यहाँ हमारे पास फिर एक और क्वेश्चन है कि अगर बायलैटरल क्लेफ्ट है तो आप दोनों एक साइड पे कर सकते हो या शुड यू वेट. आई विल हैव टू लुक दिस अप. इसके ऊपर मुझे कुछ ऐसा सच मटेरियल नहीं मिला. अगर आप उसके क्वेश्चन अगर आप ऑस्लो कंसेंसस वाला देखो तो उसमें जो पायलट में जो क्लेफ्ट है तो उसमें दे एडवोकेट के पहले आप एक साइड को करो, उस साइड की अपटेक हो जाए, फिर आप दूसरे साइड को करो, स्पेशली विद द वोमराइन फ्लैप जो उन्होंने सजेस्ट किया था. सो उस एक साइड की अपटेक हो जाए फिर आप दूसरे साइड को करो. तो प्रॉब्ली अगर वही कंसेंसस आप इस बात पे अप्लाई करो तो यू शुड डू वन साइड first and then you should do the second time second surgery after that. ठीक है. just question was about displaced graft into the sinus. graft अगर आपका साइनस में डिस्प्लेस हो गया तो देखें वो तो फॉरेन बॉडी है, वो इट्स जस्ट गोइंग टू कॉज एन इन्फेक्शन. तो आई थिंक वो जितना जल्दी पॉसिबल हो सके यू हैव टू रिमूव इट. you cannot allow that to remain in the sinus. ठीक है. You have to create an infection free zones, और जितना जल्दी आप उसको क्रिएट कर सको तो ज्यादा बेहतर होगा. ठीक है. अच्छा, so I hope that addresses all the questions for the time being. अच्छा, आपको मैं इसमें एक आई थिंक किसी और ने भी ये क्वेश्चन पूछा था कि हम सिर्फ ये बर्गलैंड और किंडल हैंड जो स्कोर्स हैं सिर्फ इसको इस्तेमाल करेंगे या हम एग्जामिनर को कुछ और भी बताएंगे. तो
इसके ऊपर भी मैंने फिर एक रिव्यू ढूंढने की कोशिश की कि हम 2D के ऊपर ही सिर्फ रिलाई करेंगे या शुड वी डू 3 डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ दी एल्वेलर बोन ग्राफ्टिंग। ये वाली पीटरसन तो नहीं जो अभी 2000 उसमें आई है, 21 में आई है, इवन 2014 वाली भी नहीं, जो 2006 में जो थी। तो उसमें ये जो एवीजी का चैप्टर था, उन्होंने कहा कि भाई उस वक्त जब 2D एंड 3D डायमेंशनल एनालिसिस का कंपैरिजन हो रहा था इन जजिंग द सक्सेस ऑफ द एल्वेओलर बोन ग्राफ्ट, तो मुझे अभी भी याद है कि उसमें ये लिखा था कि 2D और 3D के असेसमेंट के दरमियान कोई फर्क नहीं है। तो ये 2006 की बात है। तो ऑब्वियसली उसके बाद सीबीसीटी काफ़ी वाइड स्प्रेड हुआ और उसकी यूजेस और फिर उसके ऊपर स्टडीज वगैरह हुई। तो दैट्स व्हाई जो अभी ये आपको रिव्यू बता रहा हूँ, आई थिंक ये शायद 2019 का है या 20 का है। तो ये जरा कुछ 2D एक्सरे के ड्रॉबैक्स जो है आपको बता रहे हैं कि आप 2D के ऊपर अगर सिर्फ रिलाई करोगे ऑन टेलिंग द सक्सेस ऑफ द बोन ग्राफ्ट, तो उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो नंबर वन तो ये बात है कि 2D एक्सरे आपको शेप विजुअलाइज करके नहीं देता कि एग्जैक्टली क्लेफ्ट की क्या शेप है। और इसके ऊपर बोन फॉर्मेशन अगर हो रही है, स्पेशली इन द बकोलिंगुअल एक्सिस, मतलब एंटीरियर पोस्टीरियरली बोन फॉर्मेशन हो रही है नहीं हो रही, और ये बकोपैलेटल थिकनेस जो है, आपने चले ग्राफ तो कर दिए लेकिन बकोपैलेटल थिकनेस कितनी है वो उसके बारे में आपको कुछ नहीं बताता एक्सरे, प्लेन एक्सरे। ठीक है। तो 2D आउटकम्स इसके अलावा आपको अक्सर ओवर एस्टिमेशन दे देते हैं ऑफ द बोनी फिल। ठीक है। तो इसके ऊपर आई थिंक आगे जाके शायद एक स्टडी ने यहाँ बताया कि तकरीबन 17 to 25% ओवर एस्टिमेशन वो आपको दे देता है एज कम्पेयर्ड विद सीटी स्कैन्स। सो इस पे इसी रिव्यू में एक और स्टडी को उन्होंने कोट किया था, मिकायो एट ऑल की। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आप सीबीसीटी करवा लोगे या सीटी करवा लोगे, इन दोनों में सीबीसीटी ज्यादा बेहतर है क्योंकि सीटी के साथ डोज आप फिर बहुत ज्यादा दे देते हो पेशेंट को। एंड सिंस एबीजी होता ही यंग बच्चों में है, तो यंग बच्चों में जितना आप सीटी का डोज कम करोगे तो उतना ही बेहतर है। एज यू नो सीटी इज कार्सिनोजेनिक, म्यूटेजेनिक है। तो इट्स बेटर यू डू अ लो वॉल्यूम या डेंटो एल्वियोलर सेगमेंट की आप सीबीसीटी करवाओ। तो उसमें इफ जब आप तकरीबन 3 to 6 मंथ्स के टाइम में सीबीसीटी करवाओगे तो यू चेक द बकोपैलेटल थिकनेस ऑफ द ग्राफ्ट। ठीक है। तो बकोपैलेटल थिकनेस आपने किस लेवल पे चेक करनी है, वो आपने चेक करनी है एट द मिड पॉइंट ऑफ द कोरोनल एंड एपिकल एरिया ऑफ द सॉकेट। और इस एरिया में बकोपैलेटल थिकनेस ऑफ द ग्राफ्ट जो है वो तकरीबन 9 mm होनी चाहिए। ठीक है। इफ इट इज 9 mm तो ये तकरीबन केनाइन की जो रूट का जो डायमीटर होता है वो तकरीबन 8 mm तक वो होता है। तो अगर वो 9 mm या 9.6 mm तक है तो वो एक 8 mm जो नॉर्मल डायमीटर है ऑफ द केनाइन रूट उसको वहां आराम से अकोमोडेट कर लेगा। बट अगर इससे कम है तो इसमें केनाइन आराम से नहीं आएगा और हो सकता है उसके अपना, अगर वो इवन समहाउ आर्च में आप उसको ले भी आओ तो इट विल नॉट हैव इट्स प्रॉपर बोनी सपोर्ट। ठीक है। सो द बेस्ट डायमीटर विच दे केम अक्रॉस वाज के भाई ऑन सीबीसीटी एट राउंड अबाउट 3 to 6 मंथ्स टाइम जब आप करोगे तो उस वक्त एटलीस्ट एक 9 mm का बकोपैलेटल थिकनेस होनी चाहिए ऑफ द बोन ग्राफ्ट। ठीक है। इफ इट इज लेस तो इट विल प्रॉब्ली नॉट बी एबल टू गिव द प्रॉपर बोनी सपोर्ट टू द इनकमिंग केनाइन। ठीक है। सो आई होप नाउ यू नो कि रेडियोलॉजिकल असेसमेंट में हम कौन कौन सी चीज़ों को देखते हैं। एंड बेसिकली द गोल्ड स्टैंडर्ड आपके लिए क्या होगा कि भाई आपका ग्राफ्ट सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ। द गोल्ड स्टैंडर्ड यही होगा कि आप केनाइन को के लिए आपने इतनी बोन वहां बना ली हो कि उसमें से केनाइन निकल के आ जाए बेसिकली। ठीक है। ऑलराइट। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने समवट ऑलरेडी व्हाट्सएप के ग्रुप में आंसर भी कर लिया है, बट आई इसके ऊपर खैर थोड़ी और बातें भी कर लेंगे कि हमने ग्राफ्ट को लोड कब करना है। सो लाइक आई सेड, the highest decrease in the post-operative bone volume seems to take place in the first year and it remains stable in year 2 and year 3। तो मतलब सबसे ज्यादा श्रिंकेज फर्स्ट ईयर में ही होनी है। तो इस श्रिंकेज
क्यों हो रही है? क्योंकि ग्राफ्ट तो आपने वहां डाल दिए लेकिन ग्राफ्ट के ऊपर कुछ लोड नहीं आ रहा, फिजियोलॉजिकल लोडिंग उसकी नहीं हो रही, तो वो अपना डायमेंशन जो है वो इट विल स्टार्ट टू लूज इट बिकॉज इसके ऊपर कुछ लोडिंग नहीं हो रही है। ठीक है, सो इट इज इम्पेरेटिव कि विद इन दैट फर्स्ट ईयर इसके अंदर हम केनाइन की मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर लें। सो एस्ट्रोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो हैं वो आपको दिखाएंगी कि एक्टिव रीमॉडलिंग ऑफ द बोनी ब्रिज जो है वो तकरीबन फर्स्ट ईयर तक कंप्लीट हो जाती हैं। So it is advisable to load the graft with a functional tooth to prevent excessive bone resorption and regrafting due to the lack of physiological loading. ठीक है। अच्छा, I have a question again. एक मिनट इसको जरा आंसर कर लेते हैं, then we'll go ahead. कि if we get an OPG first and measure the bone, if it's 9 mm or more, then we get CBCT. नहीं डॉक्टर साहब देखें, आपके पास ओपीजी पे आप बकोपैलेटल या बकोलिंगुअल बोन थिकनेस तो नहीं मेजर कर सकते हो ना आप। ठीक है, ऑन एन ओपीजी आप सिर्फ वर्टिकल हाइट मेजर कर सकते हो कि भाई ग्राफ ने जैसे ये बर्गलैंड और बाकी स्केल्स थी ना कि भाई वर्टिकल हाइट आपने कितनी गेन की है। मैं आपको वर्टिकल हाइट की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऑफ द बकोपैलेटल थिकनेस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि बकोपैलेटली आपको कितना बोनी ब्रिज चाहिए विच कि उसको कंसिडर किया जाएगा कि हाँ इसमें से कैनाइन निकल के आ सकता है। सो दैट शुड बी 9 mm। ठीक है, तो आप बेशक आप एक प्लेन एक्सरे करवा लो पहले पेशेंट को, उसमें वर्टिकल हाइट आपको पता लग जाए। बट जब आप इसमें कैनाइन की मूवमेंट स्टार्ट करवाना चाहते हो तो देन यू शुड डू अ सीबीसीटी फर्स्ट टू चेक कि भाई आपके पास यहाँ बकोपैलेटल थिकनेस है कितनी, इसमें कैनाइन को मूव किया जा सकता है या नहीं मूव किया जा सकता। ठीक है, अच्छा चलें आगे चलते हैं। अच्छा, as you know already, the preferred bone for ABG is the iliac crest or symphysis mixed with bone substitutes. कोई भी bone substitute जो है दूसरे से बेहतर नहीं है। the the use of bone substitutes जो है उसका क्या फायदा है? ऑब्वियसली डोनर साइड मोबिलिटी नहीं होती उसमें, एंड इनमें जो सबसे प्रॉमिसिंग जो बोन सब्स्टिट्यूट है दैट इज बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन 2 या BMP2। So this was an exam question I got repeatedly from a couple of candidates कि भाई आपने सारे ऑटोलोगस जो ऑप्शंस थे वो आपने सारे एग्जॉस्ट कर लिए और अभी भी पेशेंट का जो है वो ठीक नहीं हो रहा, एल्वियोलर क्लेफ्ट रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो फिर क्या करोगे? तो देन दे यूज्ड टू से कि हमें समझ नहीं आती कि आप हमें इसमें क्या बता के दें। तो एविडेंस बेस्ड बात ये है कि आपने फिर BMP2 का बताना है। ठीक है, तो एज यू नो BMP2 एंड 7 जो है वो ज्यादा यूज होते हैं ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में, बट क्लेफ्ट्स में BMP2 का जो है ज्यादा रोल जो है वो देखा गया है। स्टिल अगर आपसे फिर पूछा जाए कि BMP2 का तो चले ये फायदा है डोनर साइड मोबिलिटी तो बचा रहा है, बट इसका रिस्क क्या है? तो BMP2 जो है इस लाइक टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा, इसका भी रोल है इन कार्सिनोजेनेसिस में। तो और ये फिलहाल थ्योरेटिकल है क्योंकि ये अब इतने सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ कि हम इसके लॉन्ग टर्म सेफ्टी के ऊपर बात कर सकें। बट BMP2 की ओवर एक्सप्रेशन जो है वो स्मॉल नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर में भी देखी गई है, पैनक्रियाटिक एंड ओरल कैंसर में भी देखी गई है। इसके अलावा इसके जो लोकल इफेक्ट्स हैं, इट कैन कॉज हेटेरोटॉपिक ऑसिफिकेशन एंड अनडिजायरेबल बोन ग्रोथ भी कॉज कर सकता है। बट इसमें ऑब्वियसली ये कैंसर वाली बात जो है वो ज्यादा सीरियस बात है, ज्यादा ऐसी एक बात है जिसके ऊपर आप शायद पेशेंट को मे बी उस तरह सेटिस्फाई नहीं कर सकोगे कि हाँ इस BMP2 एक ड्रग है जो हम यहाँ वो कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इसका थ्योरेटिकल रिस्क है कि ये आप में ये फॉलोइंग 3 कैंसर जो है इनका चांस जो है वो बढ़ा सकता है क्योंकि ऑल दीज 3 कैंसर्स आर एसोसिएटेड विद अ हाई एक्सप्रेशन ऑफ BMP2। ठीक है, अच्छा फिर इसी रिव्यू में एक और बात लिखी गई थी विच इज नॉट रिलेटेड टू ABG। अब हम स्लोली क्लेफ्ट ऑर्थोग्नेथिक की तरफ आ रहे हैं, दैट इज कि ऐसे केसेस में हम मैक्सिलरी प्रोट्रैक्शन विद फेस मास्क करेंगे या नहीं करेंगे। तो द रिव्यू रिकमेंडेड कि आप मैक्सिलरी प्रोट्रैक्शन विद फेस मास्क ना करें अनलेस द डेफिशिएंसी इज स्मॉल और हम ऑर्थोग्नेथिक के लिए इसको ना प्लान कर रहे हैं। ठीक है, इज मोर ऑफ एन ऑर्थोडोंटिक पॉइंट, बट उसमें क्योंकि मेंशन था तो अगर ऑर्थोग्नेथिक नहीं प्लान्ड तो फिर भी आपसे पूछा जाए कि इसमें आप और क्या ऑप्शन है टू करेक्ट दिस स्मॉल डेफिशिएंसी, तो आप फिर फेस मास्क की ऑप्शन इसमें दे सकते हो।
अच्छा, सो इसमें फिर ज्यादा उन्होंने इस पे फोकस किया, एंड विच इज द नेक्स्ट टॉपिक विच विल बी डिस्कसिंग, कि क्लेफ्ट ऑर्थोग्नाथिक में ज्यादा ऑप्शन आप या ज्यादा फेवर हम लीफोर्ड वन ऑस्टियोटमी को करते हैं विद बीएसएसओ सेटबैक फॉर मोस्ट केसेस। और अगर ज्यादा डिस्क्रिपेंसी है, काफी बड़ी डिस्क्रिपेंसी है, तो उसमें फिर हम डीओ को कंसिडर जो है उसको करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन तो नहीं है बट एक फैक्ट यहाँ वो मेंशन हो रहा है कि कैल्शियम पॉलीफॉस्फेट माइक्रो पार्टिकल्स एज बोन इंड्यूसिंग ग्राफ्ट मटेरियल इज आल्सो यूज्ड इन रीसेंट स्टडीज। यस, ये आप रीसेंट एडवांसेस के तौर पे आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन लाइक आई सेड, नो बोन सब्स्टिट्यूट अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टमैटिक रिव्यू इज बेटर देन द अदर। लेकिन आपने ऑब्वियसली अगर बात एविडेंस बेस की करनी है, तो एविडेंस फिलहाल BMP2 का ज्यादा है, कि भाई इससे तकरीबन 65% बोन रीजनरेशन या 65% बोनी हाइट इसने रिस्टोर की हुई है। दिस इज लाइक प्रूवन विद एविडेंस एंड विद रिसर्च। बाकी जो जो भी है, हाइड्रोक्सीएपेटाइट है या पॉलीफॉस्फेट है, इनके भी हो सकता है ऐसा कुछ हो, बट एटलीस्ट इनके ऊपर में भी अभी इतना काम नहीं हुआ कि वो उनको सिस्टमैटिक रिव्यूज में डाला गया हो। ठीक है, तो यू शुड मेंशन थिंग्स जिसके ऊपर एविडेंस है एंड यू एक्चुअली नो अबाउट दोज थिंग्स। ठीक है। अच्छा, तो then let's come to orthognathic versus DO. This will be our major topic for today. तो इसके ऊपर बात वो कर लेते हैं। तो इसके ये इतना इस टॉपिक के ऊपर इतनी रिसर्च हुई है कि इसके ऊपर बाकायदा कॉकरेन ने एक सिस्टमैटिक रिव्यू पब्लिश किया हुआ है। सो लेट्स गो टू द थ्रू द मेजर पॉइंट्स फॉर ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी वर्सेस डीओ। तो कॉकरेन वालों ने देखा कि डीओ और ऑर्थोग्नाथिक को अगर आपस में आप कंपैरिजन हुआ, तो ज्यादा स्टडीज में ये शो किया गया है कि डीओ वाले पेशेंट्स में जो है मैक्सिलरी एडवांसमेंट वाज ऑन ऑन एवरेज 4.4 mm ज्यादा थी एज कंपेयर टू दोज पेशेंट जिनमें सिर्फ ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी की गई थी या लीफोर्ड वन एडवांसमेंट की गई थी। सो डीओ जो है वो आपको ज्यादा एडवांसमेंट दे रहा है ऑन एवरेज एज कंपेयर टू ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी, और ये तकरीबन 2 years पोस्ट ऑप का रिजल्ट है। हॉरिजॉन्टल रीलैप्स ऑफ द मैक्सिला जो है, मतलब अगर मैक्सिला की आपने एक्सपेंशन की विद लीफोर्ड वन ऑस्टियोटमी, मल्टी सेगमेंट ऑस्टियोटमी आपने की, और उसको डिस्ट्रैक्शन के साथ कंपेयर किया गया, तो हॉरिजॉन्टल रीलैप्स उसमें डिस्ट्रैक्शन के ग्रुप में काफ़ी कम था एट 5 years फॉलोइंग सर्जरी, एंड मल्टी सेगमेंट लीफोर्ड में निस्बतन ज़्यादा था। जहाँ तक स्पीच आउटकम्स का सवाल है, स्पेशली फॉर रेजोनेंस, हाइपरनेजालिटी, नेजल एमिशन वगैरह, उसके लिए या विलोफरेंजियल फंक्शन में, तो दोनों में स्टेटिस्टिकली कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं था विद बोथ। लेकिन इन दोनों में फिर भी कौन सा बेहतर है उसके ऊपर मैं आगे आके आपको बताता हूँ। अच्छा, मैक्सिलरी डिस्ट्रैक्शन जब होती थी, तो ऑब्वियसली क्योंकि ऐसे डिस्ट्रैक्शन जो है, या तो आप फेस मास्क से कर रहे हो, या एक्स्ट्राओरल डिस्ट्रैक्टर से कर रहे हो, इवन इंट्राओरल डिस्ट्रैक्टर से भी अगर आप कर रहे हो, तो उससे पहले इनिशियली जरा सोशल एस्टीम पेशेंट की कम हो जाती थी जब तक डिस्ट्रैक्टर्स को रिमूव नहीं किया जाता था। बट एट 3 months पोस्ट ऑप जो है, ये फिर जब डिस्ट्रैक्टर्स को हटा दिया जाता था, तो तब सोशल सेल्फ एस्टीम पेशेंट्स की इंप्रूव हो जाती थी, एंड इन द लॉन्ग रन डिस्ट्रैक्शन वाले ग्रुप में ज्यादा सेटिस्फैक्शन देखी गई थी। एडवर्स इफेक्ट्स दोनों में, स्पेशली जब आप ऑक्लूजल रिलैप्स देख रहे हो या म्यूकोजल इन्फेक्शन वगैरह, तो वो दोनों ग्रुप्स में एक जैसा ही था, और इस रिगार्ड में दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं था। और एंटीरियर सेगमेंट डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस जो है वो ज्यादा बेहतर थी इन प्रिवेंटिंग हाइपरनेजालिटी एंड आल्सो प्रिवेंटिंग द वर्सनिंग ऑफ वीपीआई। तो पोस्ट ऑर्थोग्नाथिक वीपीआई के ऊपर मैं एंड में थोड़ी सी बात करूंगा, बट एज यू नो कि जब आप मैक्सिला को आगे लेकर आओगे, या इवन डिस्ट्रैक्शन के थ्रू आप मैक्सिला को आगे लेकर आते हो, सो व्हाट दैट डज इज के सॉफ्ट पैलेट, इवन दो अगर उसकी लेंथ प्रॉपर भी हो, लेकिन क्योंकि आप उसको आगे लेके आ रहे हो, तो वो विलोफरेंजियल मैकेनिज्म को आप डिसरप्ट कर रहे हो, सो दैट कैन वर्सन द बीपीआई। एंड उस इस केसेस में अगर पेशेंट ऑलरेडी बॉर्डर लाइन बीपीआई पे है, या उसका जो सॉफ्ट पैलेट है ऑलरेडी समवट शॉर्ट है, तो इन केसेस में फिर आप प्योर डिस्ट्रैक्शन नहीं करोगे, फिर आप उसमें सिर्फ एंटीरियर सेगमेंट की डिस्ट्रैक्शन कर लोगे, so that will prevent the hypernasality from developing and also the VPI from getting worse.
अच्छा, तो लीफोर्ट वन आपको पता है कि उसमें इस्तेमाल होती है फॉर मैक्सिलरी एडवांसमेंट में, बट क्लेफ्ट के केसेस में यू शुड नो कि देयर आर सम मॉडिफिकेशंस टू मेक द लीफोर्ट वन ऑस्टियोटमी a bit better or to address more concerns. तो मॉडिफाइड लीफोर्ट वन ऑस्टियोटमी का शायद आप लोगों ने नाम सुना हो। इसको पॉजनिक मॉडिफिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि बेसिकली पॉजनिक ने इंट्रोड्यूस करवाई थी तकरीबन 92 93 में। इसके ऊपर जो पेपर्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। तो पॉजनिक की मॉडिफिकेशन के कुछ फवायद हैं विच विच मेक्स इट क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर यू पीपल, क्योंकि जो आपके पास अक्सर एग्जाम में जो केस आता है, तो वो बिल्कुल एक आइडियल पेशेंट नहीं होता कि भाई उसका ओरोनेजल फिस्टुला भी रिपेयर्ड है, उसका ईबीजी भी हुआ है, उसका सब कुछ हुआ है। लाइक वो बिल्कुल एक ट्रेडिशनल क्लासिकल पेशेंट नहीं होता। यू हैव अ पेशेंट हु हैज प्रॉब्ली पास्ड द टाइम फॉर ईबीजी, उसके भी ओरोनेजल फिस्टुलास हैं, और अब उसको ही हैज एस्थेटिक इश्यूज और वो ऑलमोस्ट अडल्ट स्टेज तक आ गया है। तो इन for such patients, because you will be getting them in your exam, it's good that you know about the modified T41 osteotomy. तो लाइक आई सेड, एल्वियोलर क्लेफ्ट्स एंड ओरोनेजल फिस्टुले जो हैं अक्सर आप अडल्ट से एडोलेसेंट्स में आपको मिलेंगे, along with obviously the maxillary hypoplasia. तो स्टैंडर्ड लीफोर्ट वन ऑस्टियोटमी आप उन पेशेंट्स में कर सकते हो जिनकी एबीजी शायद हुई है, या जिनकी एल्वेलर रिज हाइट ठीक है, पायलट उनका क्लोज्ड है, सफिशिएंट पेरिडोंटल सपोर्ट उनमें है, तो उनमें तो आप कर सकते हो। बट ऐसे भी पेशेंट्स होंगे जिनकी ना अभी तक एबीजी हुई है, ना कुछ हुआ है, अभी भी फिस्टुलास हैं, तो उनमें हम क्या करेंगे? ठीक है, इसमें यू शुड नो अ बिट अबाउट द हाई लेवल वर्सेस कन्वेंशनल लीफोर्ट वन एज वेल। हाई लेवल और कन्वेंशनल लीफोर्ट वन में सिर्फ फर्क इतना ये होता है कि हाई लेवल में जो आपका पिरिफॉर्म रिम से जो कट जाता है हॉरिजॉन्टली बैकवर्ड्स टुवर्ड्स द टेरिगॉइड बटरस वगैरह, वो हम सिर्फ इंफ्राऑर्बिटल रिम से 5 mm नीचे तक रखते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर पेशेंट की लोअर नेजल डिफिशिएंसी है या नेजल कंजेशन वगैरह या कुछ वो है, तो वो थ्रू एडवांसमेंट वो रिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो हाई लेवल हर केस में नहीं की जाती। ये जो है अगेन आपको ऑर्थोडोंटिस्ट बताएगा कि इस केस में इन ऑर्डर टू अचीव गुड एस्थेटिक्स आप हम कन्वेंशनल लीफोर्ट वन करेंगे या हम इसमें हाई लेवल वाली करेंगे। एक्सक्यूज मी। अच्छा, we just have 2 minutes left in this meeting, so again we can take a break. Let me see के अच्छा, तो इस तरह कर लेंगे, वो 10 मिनट गैप में हम असर की ब्रेक भी ले लेते हैं, एंड देन वील रीस्टार्ट अगेन। तो आई जस्ट सी हाउ मेनी ऑफ द लाइंस आई कैन गो थ्रू राइट नाउ, फिर वील टेक इट अहेड फ्रॉम देयर। तो ये जो मॉडिफाइड डीफोर्ट वन ऑस्टियोटमी है, इस ये मल्टीपल फंक्शंस जो है मल्टीपल प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व करती है। लीफोर्ट वन ऑस्टियोटमी में पॉस्टिक मॉडिफिकेशन वाले में ओरोनेजल फिस्टुलास भी ठीक हो जाते हैं, इसमें हम एल्वेओलर डिफेक्ट्स को भी रिपेयर कर लेते हैं, क्लेफ्ट डेंटल गैप्स को भी ठीक कर देते हैं, एंड ऑब्वियसली मैक्सिलरी हाइपोप्लेजिया और उसको भी ये ठीक कर देता है। तो अब ये सब कुछ एक साथ हो रहा है, तो फिर आप यही सोचोगे फिर हम ये क्लासिक स्टेजिंग ऑफ ट्रीटमेंट के थ्रू क्यों जाते हैं? तो ये क्लासिक स्टेजिंग ऑफ ट्रीटमेंट जो ऑस्लो कंसेंसस था कि हर चीज आप स्टेप वाइज करें, ये उसको रिप्लेस करने के लिए नहीं इंट्रोड्यूस हुई। ये उन खास पेशेंट्स के लिए रखी गई है जिनमें डिस्पाइट फॉलोइंग द क्लासिक स्टेजिंग ऑफ ट्रीटमेंट फिर भी इनके कुछ प्रॉब्लम्स अभी तक मौजूद हैं, इनमें ट्रीटमेंट्स फेल हो गई थी। तो ये बेसिकली उन पेशेंट्स के लिए हमने रिजर्व की गई है। ठीक है, तो इसकी इंसिजन लाइन भी आगे आगे मैं आपको पॉजनिंग की अपनी जो ड्राइंग्स थी वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो उसमें आप इंसिजन लाइंस को आप देख लेंगे। और इसमें मजे की बात, जैसे मैंने कहा, इसमें वो टूथ गैप्स भी एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें हम जो पोस्टीरियर सेगमेंट्स हैं, जो कैनाइन जिस सेगमेंट में बेसिकली या तो कैनाइन होता है या प्रीमोलर होता है, उसको हम आगे ले आते हैं टू रिप्लेस द मिसिंग लैटरल इंसाइजर, तो वो डेंटल गैप भी खत्म हो जाता है। तो इसमें फिर पेशेंट को ना इम्प्लांट की टेंशन होगी, ना फ्यूचर में ब्रिज लगाने का मसला होगा, सब कुछ एक प्रोसीजर में रिजॉल्व हो जाता है। सो इट इज एन एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव इफ you've lost the time for the eruption of the permanent canine. ठीक है, अच्छा, so we'll stop at here because we have less than a minute left, and we'll resume after the asar break, inshallah.